अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी मेजर जनरल अश्वनी सिवाच सर। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू। सर, कश्मीर में काफ़ी हंगामा अभी तक है। हमारे यहाँ अभी तक वो जो एक प्रोटेस्ट चल रहा था वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन साथ-साथ केपीके में भी शुरू हो गया, मालाकंड और स्वात के एरिया में। आपको क्या लगता है कि ये सब क्यों जो है वो हैंडल नहीं किया जा सक रहा गवर्नमेंट की तरफ से? और भारत की तरफ से काफ़ी खामोशी है। हम लोग तो समझ रहे थे कि पता नहीं भारत की गवर्नमेंट बड़ा कुछ बोलेगी, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं की गई है। हाँ बिल्कुल, देखो आरजू, इसमें दो चार बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और पाकिस्तान की जो इंटरनल फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें कोई डाउट नहीं कि काफ़ी हालात ख़राब हैं। $200 बिलियन से ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है। उसके बाद जो इन्फ्लेशन है आज रिकॉर्ड टाइम का, फूड इन्फ्लेशन 47% है। और फॉरेन रिजर्व घट के 4.1 बिलियन डॉलर, जो कि एक महीने का इंपोर्ट नहीं दे सकता। रुपी जो है वो एक साल में, लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट 80% गिर गया है और आज $300 डॉलर के बराबर है। जो इन्वेस्टमेंट करता था या जो एक प्रकार से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी टेक्सटाइल, वो भी ठप पड़ी है। एक्सपोर्ट भी ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही क्योंकि टूरिज्म जो है वो भी खत्म हो गया। उसके बाद आज की तारीख में आतंकवाद इतना फैला हुआ है कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, इंपोर्ट बढ़ते जाने। ऐसी इकोनॉमिक हालात के अंदर पाकिस्तान टूटने के कगार पे है और पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को $4 बिलियन तो हर साल चाहिए, वो ओनली जो इंटरेस्ट देना जो लोन लिया है। ऐसे में अभी उसको जाना पड़ा आईएमएफ से। आईएमएफ ने बहुत बड़ी कंडीशन लगाई। आईएमएफ ने कहा है कि अगर आपको लोन चाहिए तो आपको अपना रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा टैक्स सिस्टम, और आपको सब्सिडीज रिमूव करनी पड़ेगी। और उसके कारण ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब प्रेशर में है और उसको आईएमएफ का लोन चाहिए। अगर आईएमएफ का लोन नहीं मिला तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, और एक बार आपने डिफॉल्ट कर दिया तो फिर चाहे वर्ल्ड बैंक है, चाहे आईएमएफ है, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तब आपको, और या यूरोपियन बैंक है, आपको आगे लोन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने प्रेशर में आके लास्ट एक साल में अगर आप देखें रेट बहुत हाई हो गए, और स्पेशली जो पीओजे के में इतने ज्यादा है, वहां पर बिजली तो आती नहीं पर बिजली के बिल बहुत बड़े बड़े आने लगे। एक साल से ना पे मिली है लोगों को, पेंशन मिली है। आटे के दाल ₹400 केजी हैं। आटा, दाल, चीनी बहुत ज्यादा है। एक उनको कोटा मिलता था जो पीओजे के में, वो कोटा भी बंद कर दिया है। उसके ऊपर जो सब्सिडी थी वो तो मतलब ही नहीं है। तो हो क्या गया है पीओजे के, स्पेशली पहले हम बात करते हैं फिर खैबर पख्तूनख्वा, कि वहां पर लास्ट 1 ईयर में ना तो लोगों को पे पेंशन मिली, इंक्लूडिंग जो रिटायर्ड फौजी उनको पेंशन नहीं मिली है। उसके साथ साथ वहां पर बिजली के रेट्स बहुत हाई हैं, बिजली आ नहीं रही। पानी जो है वहां पर, पानी की दिक्कत इसलिए ज्यादा होगी कि जो मेन नदी है, जिसको भारत में कृष्ण गंगा बोलते हैं, पाकिस्तान में नीलम, उसका मुंह मोड़ के पाकिस्तान ने पंजाब की तरफ कर दिया है, तो पानी की बहुत कमी, दिक्कत आ गई। और उसके साथ साथ आटा, दाल, चावल, ये अब जो कोटा मिलता था वो भी कम हो गया है पीओजे के में। तो लोगों ने अब मन बना लिया था कि 11 तारीख को हम मुजफ्फराबाद चलो का नारा था, और ये जो पूरा का पूरा स्ट्राइक चली है, ये मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगर और आपका झेलम, मंगला, सब जगह है, और ये लोग सड़कों पे आ गए ये मरने मारने। दुख की बात यह है कि पाकिस्तान को ये पता था, फिर भी पाकिस्तान ने कुछ तो किया नहीं। और आज ऐसा सुनने में आया है कि वहां पर पहले इन्होंने एफसी को बुलाया और फिर पाकिस्तान पंजाब कंस्टेबलरी को बुलाया। तब उन्होंने देखा कि जो इनके बस का नहीं है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो फिर इन्होंने रेंजर्स को बुलाया। उसके बाद वायलेंस इस्तेमाल हुआ, उसमें कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि काफी कैजुअलिटी हुई हैं। ऑफिशियल तो 4 के करीब बता रहे हैं, पर सुनने में आया है कि ज्यादा कैजुअलिटी हुई हैं। ददनियाल में बच्चियों के ऊपर आंसू गैस छोड़ी गई, उसमें भी 2 फेटल कैजुअलिटी की सुनने में आया। तो सच्चाई यह है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी। और यह भी सुनने में आया कि अभी मुजफ्फराबाद में जो पाकिस्तान कमांडोज हैं उनको भी भेजा गया है, क्योंकि उनको लगता है कि पंजाब जो पीओजे की पुलिस है वो भी बगावत कर सकती है, उनको भी डियरेंस अलाउंस नहीं दिया।
तो ये सच्चाई है कि एक एक्सप्लोसिव इन्वायरमेंट हो गया। ये कुछ ऐसा लग रहा है, डू और डाई कुछ ऐसा ही है जो 1970 के अंदर मार्च के महीने में आप ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था। एक बात मैं समझने की कोशिश करता हूं, और जो पॉइंट आ रहा पाकिस्तान से भी, कुछ एक गेस्ट बोल रहे थे जो मैं दूसरे चैनल पे था, कि बात ऐसी है कि सबसे ज्यादा बिजली है वो बढ़ती है आपकी पीओजेके में, मंगला डैम में, और नीलम झेलम जो आपका हाइड्रो प्रोजेक्ट है। अब उसको जो बढ़ने का रेट तो 2 रुपए से पर यूनिट है या उससे कम है, मगर वो पाकिस्तान में जाती है, पहले पंजाब में, फिर वापस आती है 50-60 रुपए पर यूनिट है। अब पीओजे के लोग बोल रहे हैं कि भी बिजली तो हमारे रिसोर्सेज से बनी, हमारे हाइडल प्रोजेक्ट से बनी, तो हमें इतना महंगा और पंजाब में कम। अब वो कहते हैं कि जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो जो अथॉरिटी वो दे रहे हैं, वो कहते हैं कि उसकी प्रॉब्लम ये है कि पीओजे के को तो प्रोविंस माना नहीं जाता पाकिस्तान का, और इसलिए उसको ये सब्सिडी मिल नहीं सकती जो दूसरी स्टेट को मिलती है। तो ये एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो उन्होंने कहा कि आपने जब पीओजे को इलीगली ऑक्यूपाई किया था पाकिस्तान ने 1947 में, जब जो फॉरेस्ट कवर था 42% था, आज वो घट के 14% रह गया। पूरे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो गए हैं, वहां पर लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, ना सड़कें बनी हैं, ना वहां पर कोई डेवलपमेंट हुई है, ना बिजली है, ना पानी है, ना आटा है, ना खाने को पीने को पानी है। तो ये मुझे लगता है ये सारी एक्सप्लोसिव सिचुएशन है, इसीलिए लोग कहते हैं आर पार की लड़ाई करेंगे। और अब मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने ये सोचा नहीं था कि ये सिचुएशन इतनी खराब हो जाएगी, और अब वाकई ही सिचुएशन इज रियली आउट ऑफ कंट्रोल इन पीओजेके एंड गिलगिट बाल्टिस्तान। अर्जुन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है सर इन्होंने ये भी कहा था कि जी तमाम जो उनकी कंडीशंस हैं वो मान ली गई हैं, और उन्होंने नोटिफाई भी कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा, लेकिन उसके बाद भी जो है वो कुछ सही नहीं हुआ। कल भी 2 से 3 लोगों की कह रहे हैं कि जाने गई हैं। तो सर ये आपको लग रहा है कि ये आगे जैसे केपीके में भी शुरू हो गया, वहां पर भी जो है मालाकंड और स्वात में कहा जा रहा है कि वहां पे भी लोग स्ट्राइक पे चले गए हैं, और इसी तरह का प्रोटेस्ट है जो काफी हद तक इससे मिलता जुलता ही कहिए जो जो कुछ कश्मीर में हुआ है। और गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी यही डिमांड कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, वो भी कुछ इसी किस्म की बात कर रहे थे कि अगर उनकी बात ना मानी गई तो वो उसी तरीके से बिहेव करेंगे, उसी तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे जैसे कश्मीर के लोग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो गिलगित पाकिस्तान की एक थोड़ी सी सिचुएशन और भी अलग है। एक तो वहां पर शिया पॉपुलेशन है जो कि भारत के कारगिल और बटालिक की तरह है। वहां पर डेवलपमेंट बहुत कम हुई है, जैसे पीओजेके में फिर भी ठीक कुछ डेवलपमेंट, गिलगित पाकिस्तान में बहुत कम डेवलपमेंट है। और जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है जो जो शिनजांग से ग्वादर जाता है, तो वो सबसे पहले गिलगित पाकिस्तान की तरफ से। अब लोगों को आक्रोश है, गुस्सा है कि भाई पहले तो पाकिस्तान ही हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा था, अब पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी है। वहां पर जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई उसके टेक्नीशियन, इंजीनियर, वो सारे जो चीनी आए, जो लोकल आदमी थे उनको कोई जॉब नहीं मिली। तो वहां पर भी हालात इतने खराब है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। वही बार बार कहते हैं कि भाई आप स्कारदू से कारगिल का रास्ता खोलें, पुराने रिश्ते जोड़ें। वो इसलिए आ रही है क्योंकि इकोनॉमी फैक्टर सबसे बड़ी चीज है आज की तारीख में। वर्ल्ड में कुछ भी कहीं भी पहली इंपॉर्टेंट चीज है इकोनॉमी। अगर आपकी इकोनॉमी अच्छा नहीं है और आप भूखा मर रहे हैं तो फिर आप नहीं कंट्रोल किए जा सकते। तो इसलिए पीओजेके में पहले ही बगावत का माहौल पैदा हो रहा था। और ये अलग बात है कि वहां पर डेमोग्राफी चेंज करने के लिए पाकिस्तान ने कुछ एक पाकिस्तान के पुराने आर्मी पर्सनल को भी वहां पर बसाया था, मगर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो भी छोड़ के चले गए। तो आज पीओजेके भी बार बार ये कह रहा है वहां पर भी ये सभी प्रॉब्लम है। वहां पर भी जो आपकी बिजली के दाम बहुत हैं, वहीं पर आपका आटा दाल उनके भी जो कोटा था वो भी खत्म हो गया, सब्सिडी कम कर दी है, वो मैंने बताया आईएमएफ के लिए की है। मगर इन लोगों को ज्यादा नुकसान होगा पीओजेके और गिलगित बाल्टिस्तान में बिनस्बत दूसरे, क्योंकि यहाँ पावर्टी ज्यादा है और यहाँ पर इम्पैक्ट ज्यादा हुआ बिनस्बत पंजाब में या सिंध में। तो ये सच्चाई है कि वो भी लोग कह रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारे को नहीं मिले आपकी सब्सिडी,
तो हम भी शटर डाउन और चक्का जाम करेंगे जैसे पीओजे के ने किया, और वो भी मिल जाएंगे। अगर वो ऐसा होता है तो बहुत बुरी हालात होंगी। अब बात आती है खैबर पख्तूनख्वा। देखो खैबर पख्तूनख्वा में तो होना ही था, क्योंकि वो इलाका जो है फाइनेंस जो आप देखें वहां पर पश्तून है, वो पश्तून पहले डोरन लाइन को नहीं मानते, वहां पर गरीबी वहां पर भी बहुत थी, वहां पर भी लोग कह रहे हैं कि आप सब्सिडी कम कर दी है, क्योंकि ये जब से आईएमएफ लोन की बात आई तो सब्सिडी उसने 4 सत्ते रखी थी। आईएमएफ ने कहा था कि भाई आप लोन लेने के तो आते हैं, मगर आप रोड मैप नहीं दिखाते कि ये लोन को पूरा कैसा करेंगे, कि जिस प्रकार से आपकी रेवेन्यू है उससे तो ऐसा लगता है कि आप लोन तो वापस दे नहीं सकते। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है, अगर कोई लोन दे नहीं सकता उसको लोन कैसे दोगे आप? तो इसलिए उन्होंने कहा था आप टैक्स का रिफॉर्म करें, सब्सिडी कम करें। मगर उन्होंने जो 2-3 बातें बताई थी वो तो पाकिस्तान ने की नहीं। उन्होंने कहा था कि एक तो आप डिफेंस बजट को कम करें, एक जो फौजी फाउंडेशन है जो कि 80 से 90 बिलियन डॉलर की है, जो पैरेलल इकोनॉमी चलाती है, जो सीमेंट से लेके आपका कोलगेट और रियल एस्टेट से लेके बैंक, उसको आप टैक्स के दायरे में लाए, वो तो पाकिस्तान ने किया नहीं। पाकिस्तान ने जो गरीब आदमियों के ऊपर ये था कि जिसके अंदर ऑयल था, गैस थी, और जो आटा दाल वगैरह जो सब्सिडी मिलती थी पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, वो खत्म कर दी। अब इनके ऊपर तो बहुत बड़ी चोट लगी, इनको पे पेंशन भी नहीं मिली 1 साल से, क्योंकि पैसा नहीं था, और ऊपर से बिजली है नहीं, पर बिजली के दाम बहुत हैं। तो ये आक्रोश 1-2 साल से धीरे धीरे बन रहा था। अब यह भी सुनने में आया कि सोशल मीडिया आजकल बहुत अलर्ट है, कोई बात छुपा तो सकता नहीं कोई। अब हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा था कि भारत में जो जम्मू एंड कश्मीर है वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं, वहां लोग परेशान हैं। अब जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है 35 से, वहां पर सोशल मीडिया से लोग देख रहे हैं। अब कोई बता तो रहा नहीं, उनको सब पता चल रहा है कि भाई वो तो मुझसे 70 साल आगे निकल गए। वहां पर अमन शांति है, रिकॉर्ड टाइम में टूरिज्म है, वहां पर सड़कों का जाल बिछ गया है, वहां पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईएम, डिग्री कॉलेज बहुत बन गए हैं। वहां पर स्ट्राइक अभी कोई नहीं होती कश्मीर घाटी में, पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं है, पत्थरबाजी बहुत हो रही है पीओजे के में। तो ये सच्चाई है कि अब उनको भी पता लग गया कि भारत जो है कितना अच्छी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को गवर्न कर रहा है। वहां पर खाने पीने, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर जो 1 केजी आटा दाल चीनी है वो बहुत ही कम है, उनके पास सब्सिडी भी है 20 रुपए केजी के करीब, और वही चीज जो हमारे पीओजे के में भाई हैं उनको 400 रुपए पर केजी। तो इसलिए बड़ा उनको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि वो देने, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो इसलिए ये आक्रोश। अब जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है उसने एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है कि करीब करीब 23 मिलियन रुपीस का, मगर वो मानने को तैयार नहीं। ये पहले बोलते रहे कि भाई हमारे जो एक प्रकार से जहां पर आटा दाल आता है वहां पर वो के सारे खाली पड़े हैं, वो आ नहीं रहा, आने चाहिए। इन्होंने वार्निंग दी मगर गवर्नमेंट ने इनकी सुनी नहीं, और अब गवर्नमेंट सोच रही है कि पानी लगता है कि सिर के ऊपर से निकल गया, और अब ये सिचुएशन एक्सप्लोसिव हो गई है। उसको मद्देनजर रखते हुए अब शहबाज शरीफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी मुझे लगता है कि एक्शन में आई है और उसने बताया है, मगर अब लोग मानने को तैयार नहीं। और अब क्योंकि वायलेंस हो गया है, उसके ऊपर फोर्स इस्तेमाल हो गई है, रेंजर ने करी है, जिस जो आप बता रहे हैं 2-4 की हुई कैजुअलिटी, हो सकता है ज्यादा हुए, पर कहने का मतलब यह है कि ऐसा लगता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाती जा रही है। आरजू बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन सर अब कोशिश की जा रही है कि कंट्रोल किया जाए, लेकिन अब जैसे आप देख ही रहे हैं कि कश्मीर से अब वो केपीके तक ये बात चली गई है। मगर सर एक चीज और मुझे बताइएगा कि ये हम लोग तो बड़ा समझ रहे थे कि शायद भारत की गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज को बहुत उछाला जाएगा, वो अपने लिए यूज करेंगे इस सिचुएशन को, लेकिन अभी तक कोई खास ऐसा स्टेटमेंट जो है वो नहीं आया। तो भारत की जो गवर्नमेंट आपके ख्याल से वो इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रही है? देखो, मुझे लगता है आरजू भारत के अंदर इलेक्शन होने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, और भारत इस चीज को बहुत ध्यान से देख रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट है, वो एक बहुत ही डायनेमिक प्राइम मिनिस्टर हैं, और मुझे लगता नहीं कि इस चीज को ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसको हर पहलू से परखा जा रहा होगा।
कुछ चीजें मुझे लगता है मीडिया में नहीं आती, कुछ उसकी स्टेटमेंट नहीं देती, सही समय पे सही एक प्रकार से मुझे लगता है कि स्टेटमेंट दी जाएगी। मगर इसका कतई मतलब नहीं कि भारत की जो गवर्नमेंट है वो एक्टिव नहीं है, वो है, वो सोच रही है। कब देगी स्टेटमेंट, कैसे स्टेटमेंट देगी, ये तो समय बताएगा। मगर अगर आप देखें कुछ एक समय से ये बातें आ रही थी कि कहीं ना कहीं जब इलेक्शन के टाइम में चाहे अमित शाह है जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, या एक प्रकार राजनीति सिंह साहब ने भी और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी बोला कि पीओजे के भारत का हिस्सा है और भारत में ही मिलेगा, 1994 का इसका रेजोल्यूशन है। फिर फारूक अब्दुल्ला ने ये भी स्टेटमेंट पास की कि पाकिस्तान ने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई, उसके पास एटम बम है, और इसके ऊपर भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जो बात हो रही थी कि कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दिए कि सच्चाई यह है कि जो न्यूक्लियर हथियार हैं, जो एटम बम की बात की, वो बच्चों का खेल नहीं है, वो बच्चों का खिलौना नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन्स ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। कोई भी सोच समझ के कोई भी इसके बारे में नहीं बोलेगा। ये समझना चाहिए कि भारत की जो एक प्रकार से न्यूक्लियर हथियारों को दे के पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज की है। इसका कतई मतलब नहीं कि भारत के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बहुत पुख्ता है, और भारत एक ट्राइड है। इसका मतलब भारत आसमान से, जमीन से, समुद्र से और समुद्र के नीचे से फायर कर सकता है। 5 देश है। अगर पाकिस्तान ने गलती की कि उसने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल भारत के साथ किया मिसाल के तौर पे, तो भारत के अंदर इतनी काबिलियत है कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगा। तो क्या पाकिस्तान ऐसी गलती करेगा? और मुझे लगता नहीं न्यूक्लियर हथियारों के बारे में बातचीत करनी चाहिए। वो दीज आर नॉट वेपन ऑफ वॉर, क्योंकि ये अगर कोई बात करेगा तो फिर ये बहुत बड़ा नुकसान। तो मुझे लगता है ये स्टेटमेंट भी आपस में हुई हैं। तो ये कब कहां पर स्टेटमेंट दी जाएगी, मुझे लगता है इलेक्शन का थोड़ा फर्क तो होगा, पर भारत इस चीज को बड़े निगरानी से देख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से डेवलपमेंट होनी है पीओजे के में, अगर आप मार्च 1970 को ले जाएं तो ईस्ट पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे ही हुआ था। जब शुरू में डेवलपमेंट हुई थी तो पाकिस्तान डिनायल मोड पे था। वो बार बार कह रहा था कि वहां सिचुएशन ठीक है, अमेरिका साथ में था, और फिर धीरे धीरे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई। 1 करोड़ के करीब बांग्लादेशी जो हैं वो भारत के अंदर शरण ली। काफी औरतों का रेप हुआ, बच्चों को मारा गया, बूढ़ों को मारा गया, और फिर हिस्ट्री है कि बांग्लादेश फॉर्म हुआ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, और आज बांग्लादेश बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये सच्चाई है कि ऐसा ही कुछ हुआ था। ये स्टेटमेंट इसके ऊपर क्यों नहीं दी भारत ने, इसका तो मैं यही कह सकता हूं, हर चीज का टाइम है, सोच समझ के दी जाती है स्टेटमेंट, क्योंकि इसका इम्प्लीकेशन बहुत होता है। मगर इस पे ये पक्का है, इसके ऊपर कार्रवाई हो रही, और राइट टाइम पर राइट डिसीजन ली जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है वो हर कार्रवाई सोच समझ के करती है। अर्जुन, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन सर यकीनन इलेक्शंस भी हो रहे हैं और इलेक्शन के टाइम पर भी शायद इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं दी गई। और वैसे एक तरह से तो मैं कहूंगी कि अच्छा ही किया, इसलिए कि अगर एक दूसरे के घर में या कंट्री में प्रॉब्लम हो और दूसरी कंट्री उसके ऊपर और तेल डालने का काम करे तो वो फिर वो भी ठीक नहीं होता है। इसलिए कि एक दूसरे का साथ देना चाहिए और एक दूसरे को अच्छी एडवाइस देनी चाहिए जिससे इस प्रॉब्लम से निकला जा सके। बहरहाल कश्मीर का इशू जो है वो कहीं ना कहीं जाकर लगता है कि सॉल्व हो ही जाएगा, और क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर भी बात की जा रही है और बाकी दुनिया में भी। लेकिन सर लास्ट में क्या जो यूनाइटेड नेशन में जाके बात किया करता है पाकिस्तान बार बार कश्मीर की, क्या अब कर पाएगा? बिल्कुल। अब मेरे को लगता है कि उसका जो केस वो बार बार एक प्रकार से रेजोल्यूशन के बारे में बात करता था पाकिस्तान, क्योंकि रेजोल्यूशन पास हुआ था कि एक प्लेबेसाइट होनी चाहिए, मगर उसका जो क्लॉज पहला था कि पाकिस्तान विल वेकेट कंप्लीट पीओजे के, वो तो पाकिस्तान ने कभी उसको वेकेट किया नहीं। तो उसका स्टेप 2 तो 1। मगर आपके पॉइंट का दम है, आप जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बार बार पाकिस्तान जो था बात करता था यूएन रेजोल्यूशन की, मगर जो इस प्रकार से अब पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान में लोग सड़कों पे आ रहे हैं, लोग मरने मारने को तैयार हैं, आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, इट इज अ बिगिनिंग ऑफ एंड। क्या आज पाकिस्तान के पास वो मॉरल करेज है कि वो दोबारा जा सकता है यूनाइटेड नेशन में? अब ह्यूमन राइट वायलेशन जो हो रहे हैं पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान में, क्या वो दिखाने को तैयार है? क्योंकि जिस प्रकार से अब 3-4 मरे हैं इसका तो बताना मुश्किल है, बट
ऑल सेड एंड डन बहुत वीक केस होता पाकिस्तान का, और अभी पाकिस्तान स्टैंड एक्सपोज। मुझे तो ये लगता है, क्योंकि सच्चाई है पीओजे के पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया था, वो भारत का हिस्सा था। 26 अक्टूबर 1947 को जब एक प्रकार अनकंडीशनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन साइन कर दिया था महाराजा हरि सिंह ने, तो उसके बाद वो भारत का हिस्सा है। भारत में 1994 में भी रेजोल्यूशन पास हुआ है, और यहाँ पर जो असेंबली में 26 सीटें भी खाली छोड़ी जाती हैं। मगर मुझे ये जो आपने पॉइंट बताया, मैं इससे सहमत हूँ कि अब जो पाकिस्तान जो बार बार यूनाइटेड नेशन का एक प्रकार रोना रोता था कि यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन पास हुआ है, अब उसका केस बहुत वीक है, क्योंकि आज बहुत ज्यादा एक्सपोज होगा पाकिस्तान खुद ही। ये दिखता है कि लोग जो सड़कों पे आए हैं वो तो इंटरनल प्रॉब्लम से आए हैं, वो तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से आए हैं, वो तो आपकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम से आए हैं। आपको उसको सेकंड क्लास सिटीजन माना है इसलिए आया है, उसमें भारत की कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मगर इसका मतलब यही नहीं कि भारत इस पर चुप है, भारत इसको बड़े दौरों से ध्यान से देख रहा है। अगला स्टेप क्या होगा ये कहना मुश्किल है, मगर यह सच्चाई है कि वाकई पाकिस्तान के हालात खराब हैं और इकोनॉमिक क्राइसिस इतना बढ़ता जा रहा है। यही नहीं कि पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में स्टार्ट हो गया तो फिर ये बहुत ही डेंजरस हो सकता पाकिस्तान के लिए। और सबको पता है कि बलूचिस्तान में भी जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी काफी सक्रिय है। तो अगर इस चीज को देखें तो ऐसा लगता है कि अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो सिविल वार की तरफ भी जा सकता है। ये आने वाले समय में आरजू इसका बहुत ही ज्यादा डर रहेगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान इसको कैसे कंट्रोल करेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल ऐसा ही है सर। बहरहाल हमारी इस न्यूज पे नजर रहेगी और बाकी न्यूज के ऊपर भी हम यकीनन डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सर। थैंक यू आरजू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।